आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की जो हमारी राजनीति विज्ञान की बुक है उसका पहला चैप्टर जो है सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सत्ता के बारे में। सत्ता यानी कि राज्य का वह भाग जिसके माध्यम से उस राज्य की समस्त जो गतिविधियां होती हैं उन्हें संचालित किया जाता है और उसी को उस राज्य की सत्ता कहा जाता है। जो वो गतिविधियां होती हैं उनको बोला जाता है राज्य की सत्ता। इसी तरह से अगर हम साझेदारी की बात करते हैं तो सत्ता में क्या होता है कि अलग अलग समूह होते हैं, उनकी हिस्सेदारी होती है, जैसे कि जाति की, लिंग की, भाषा, संप्रदाय, इसके आधार पर साझेदारी की जाती है। तो आज हमने पढ़ना है चैप्टर सत्ता की साझेदारी और साथ में हम इस चैप्टर में दो देशों की कहानी भी पढ़ेंगे जो कि हैं बेल्जियम और श्रीलंका। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम एक यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि हरियाणा, जो हमारा राज्य है हरियाणा, उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करते हैं, बेल्जियम की सीमाओं की, तो इसकी सीमाएं लगती हैं नीदरलैंड से, फ्रांस से, लग्जमबर्ग से और जर्मनी से। ये चार जो हैं वो मेजर मतलब बहुत बड़े देश हैं जिसकी सीमाओं से बेल्जियम लगा हुआ है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स और यहाँ की अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो वो है करीब 1.5 करोड़। तो आगे यहाँ पर क्या बताया है बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि बेल्जियम यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ पर जो 59% लोग हैं तो वो बोलते हैं भाषा डच। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में 59% लोग ऐसे हैं जो डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश वाले इलाके में यानी कि जो बेल्जियम का उत्तरी भाग है वहाँ पर रहते हैं। और 40% जो लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच भाषा। और ये लोग जो बेल्जियम का दक्षिणी भाग है यानी कि वेलोनिया वाला इलाका, यहाँ पर रहते हैं और बाकी के बचे 1% लोग, वो लोग बोलते हैं जर्मन भाषा। तो आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि 59% की बात करें तो डच भाषी लोग हैं, 40% फ्रेंच भाषी लोग हैं और करीब 1% वहाँ पर जर्मन भाषी लोग भी रहते हैं। अगर हम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 80% लोग वो हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और साथ में 20% ही वो लोग हैं जो डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ठीक उल्टा, जैसे बेल्जियम में पूरा जो लोग बोल रहे थे यानी कि वहाँ पर 59% लोग डच भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और करीब 40% लोग ही फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब ब्रुसेल्स की बात आ रही है, बेल्जियम की राजधानी की बात आ रही है, तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं और डच भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर कम हैं। तो इससे पता चलता है कि जो बेल्जियम है यानी कि जो देश है वहाँ पर बहुसंख्यक डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, पर अगर हम राजधानी ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। तो ये जो दो कारण हैं, तो वहाँ पर इन दो कारणों की वजह से बेल्जियम में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था। पहली चीज़ ये भी थी कि वहाँ पर कुछ जो दो कारण यहाँ पे बताए हैं, एक चीज़ ये थी कि जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो बहुत ज़्यादा संपन्न थे, वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, पैसा बहुत ज़्यादा फ्रेंच भाषी लोगों के पास था और क्योंकि वो अमीर थे तो उनकी जो सारी शक्तियाँ थी वो भी उन्हीं के पास थी। यानी कि जितनी भी सत्ता थी या शक्तियाँ थी वो सब फ्रेंच भाषी लोगों के पास थी और जो डच भाषी लोग थे उन लोगों को उतने लाभ नहीं मिल पाते थे जितने कि फ्रेंच भाषी लोगों को मिलते थे। दूसरा कारण था कि डच भाषी लोगों की देश में तो बहुसंख्यक थे पर राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग अधिक थे। तो दोनों ही अपने अपनी तरफ से जो प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे थे, सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और इन दोनों जो समुदाय थे, चाहे वो फ्रेंच भाषी हों या फिर डच भाषी हों, इन दोनों समुदाय थे उनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और कई तरह की और बहुत ढेर सारी विविधताएं थी, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं थी। तो
तो इन लोगों ने अपनी समस्या का समाधान निकाला। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रही। वहाँ पर लोगों ने, जो सत्ता में थे या फिर जो वहाँ के कॉमन लोग थे, उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया। और बाद में हुआ ये कि उन्होंने अपनी समस्या को आसानी से सुलझा लिया। उन्होंने कुछ नियम बनाए। जो समाधान उन्होंने निकाला वो ये था कि केंद्र सरकार में आधे डच भाषी लोग होंगे और आधे फ्रेंच भाषी मंत्री होंगे। आधे जो लोग हैं, आधे जो मंत्री होंगे वो डच भाषा लोग होंगे और आधे जो मंत्री होंगे वो फ्रेंच भाषी लोग होंगे। इन्होंने ये भी नियम बनाया कि अगर कोई कानून बनाना है तो वो दोनों समूहों, मतलब कि फ्रेंच भाषी लोग भी पास करेंगे और जो डच भाषी लोग हैं वो दोनों समूहों द्वारा पारित किया जाएगा। और अगर किसी समूह द्वारा वो पारित नहीं किया जाता है कानून, तो वो कानून बनेगा ही नहीं। तो उन्होंने ये भी एक वहाँ पे प्रावधान बनाया था। अगला उन्होंने क्या किया कि केंद्र सरकार की जो बहुत ढेर सारी जो शक्तियाँ थी वो राज्य सरकारों को सौंप दी गई, और जो राज्य सरकारें थी वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करती थी। जो केंद्र सरकार थी वो राज्य सरकार के फैसलों में किसी तरह की कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो इस तरह से वहाँ की जो समस्याएं जो थी वो सुलझ गई। ब्रुसेल्स में, अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पर भी अलग प्रकार की सरकार थी। यहाँ पर भी जो आधे मंत्री थे वो डच भाषी थे और जो आधे मंत्री थे वो फ्रेंच भाषी थे। फ्रेंच लोगों ने भी इसको आराम से स्वीकार कर लिया इस बात को, क्योंकि केंद्र में लोगों ने वहाँ पर डच भाषा और जो फ्रेंच भाषा था उसको बराबरी का अधिकार दिया था। इसीलिए जो ब्रुसेल्स थे वहाँ पर भी इसी तरह की सरकार का नियम बना दिया गया। अब अगर हम बेल्जियम की और बात करें तो बेल्जियम में ना एक प्रकार की और सरकार थी जिसे सामुदायिक सरकार कहा गया। और जो ये सामुदायिक सरकार थी वहाँ उसमें क्या होता था कि जो फ्रेंच भाषा के लोग थे उनके लिए अलग प्रकार की सरकार थी, डच भाषा बोलने वालों के लिए अलग, और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग प्रकार की सरकार थी। और जो ये सरकार बनी थी वो लोगों के लिए संस्कृति, भाषा, शिक्षा संबंधी कानून को बनाती थी। और इस प्रकार के संविधान से वहाँ जो दोनों मुख्य समुदाय थे, चाहे वो डच भाषी हो या फ्रेंच भाषी लोग थे, वो दोनों संतुष्ट थे। और इस तरह से इनका जो बेल्जियम का जो सत्ता थी वो बहुत आराम से चली।